आज शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 यूज ऑफ लाइब्रेरी ऑडियो विजुअल एंड आईसीटी रिसोर्सेज। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 63। एक बार चेक कर लेते हैं ये यूनिट कितने नंबर की है। फिफ्टीन मार्क्स की है बेटा आपकी ये यूनिट, ठीक है, जिसमें आपका एक टॉपिक रहेगा मीनिंग एंड यूजिंग ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा यूज ऑफ ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज, आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग एंड बेसिस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट इन यूज ऑफ आईसीटी। ठीक है, 15 मार्क्स की है ये हमारी यूनिट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। आगे जो आपका सिलेबस डिजाइन दे रखा है ना, उसमें दिखा रखा है कौन सी यूनिट से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 मैनेजिंग एंड यूजिंग द स्कूल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का आप स्पष्ट कीजिए करते हुए शिक्षण कार्य में उसका महत्व बताइए। ठीक है, व्हाट यू मीन बाय लाइब्रेरी। तो अगर हम आधुनिक विचारधारा के अनुसार देखा जाए तो जो लाइब्रेरी है वह एक सोशल इंस्टीट्यूट है जहां पर ज्ञान को अर्जित करने के यानी कि नॉलेज एक्वायर करने के सभी साधन उपलब्ध होते हैं। जैसे वहां पर बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक होती हैं, मैगजीन वगैरह होती हैं, आपके मानचित्र, ऑडियो विजुअल उपकरण आदि का संग्रह इसके अंदर होता है। ये साधन उन व्यक्तियों को जिनके लिए लाइब्रेरी स्थापित की गई है सरलता व तत्परता से उपलब्ध हो सके। लाइब्रेरी की व्यापक एवं बहुमुखी सेवाओं के कारण ही विदेशों में इसे संदर्भ रेफरेंस सेंटर भी कहा जाने लगा है। हमारे देश में इसका क्षेत्र पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, संदर्भ ग्रंथों तथा रेडियो आदि की सेवाएं उपलब्ध कराने तक ही सीमित है। यानी कि क्या बताया गया है, लाइब्रेरी एक सोशल इंस्टीट्यूट है जहां पर लोग ज्ञान अर्जन करने के लिए आते हैं और वहां पर उनको नॉलेज एक्वायर करने के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे वहां पर मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप स्कूल की लाइब्रेरी में देखते हो, कॉलेज की लाइब्रेरी में देखते हो, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में देखते हो। ठीक है, वहां पर आपको बुक्स भी मिलती है, रेफरेंस बुक भी होती है, मैगजीन भी होती है, मैप भी होते हैं, ऑडियो विजुअल उपकरण भी वहां पर होते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने यानी कि शांति से किसी नॉलेज को ग्रहण करना चाहता है तो वह आसानी से कर सकता है। और इसी यूज को देखते हुए अदर कंट्रीज में इसको रेफरेंस सेंटर भी कहा जाता है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ यहाँ पर पुस्तकें, मैगजीन, संदर्भ ग्रंथ और रेडियो आदि जैसी सेवाएं ही उपलब्ध कराने तक सीमित हैं। आजकल तो क्या है, लाइब्रेरी का एक और भी रूप चल गया है जहाँ पर आप बैठ के पढ़ के आते हो, लेकिन वहां पर क्या है, इन्वायरमेंट दिया जाता है आपको पढ़ाई का, लेकिन बुक्स वगैरह वहां नहीं होती जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हो। ठीक है, यहाँ पर लाइब्रेरी है आपकी स्कूल लाइब्रेरी, आपकी जो यूनिवर्सिटीज की होती हैं, कॉलेज की जो होती हैं, उन लाइब्रेरीज का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, अब है टीचिंग कार्य में लाइब्रेरी का क्या महत्व है, यानी कि एजुकेशन कार्य में आपकी लाइब्रेरी का क्या इम्पोर्टेंस है। एक तो सबसे पहले तो एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट की अनेक पुस्तकें, ये बात बिल्कुल सही है। आप एक सब्जेक्ट की देख लो, एक सब्जेक्ट की 10 राइटर्स की बुक आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा है शैक्षणिक वातावरण का निर्माण। अगर आप मान लो शांति से बैठ के पढ़ना चाहते हो तो आपको एक बहुत अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। आगे थर्ड, प्रगतिशील विधियों का प्रयोग। इसमें क्या है, आप प्रगतिशील विधियों का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे आप प्रयोगशाला मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, विचार विमर्श विधि आदि के इम्प्लीमेंटेशन में एक अच्छे पुस्तकालय की सेवाओं की
नितांत आवश्यकता होती है। यदि विद्यालय में पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था न हो तो प्रगतिशील विधियों का प्रयोग करना हास्यप्रद ही होगा। यानी कि प्रोग्रेसिव मेथड का उपयोग भी आप लाइब्रेरी के जरिए कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव मेथड में क्या आ गया, अगर आप इंडिविजुअल स्टडी मेथड अपनाना चाहते हो वो भी हो जाता है। आप क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट मेथड देखना चाहते हो या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्योंकि आप वहां पर जाओगे तो वहां की बुक्स में टटोलोगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, विचार विमर्श विधि आदि के क्रियान्वयन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यदि विद्यालय में पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था न हो तो प्रगतिशील विधियों का प्रयोग करना ठीक। हमारा पॉइंट था यहाँ पे, एक तो क्या है, हमें पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है लाइब्रेरी के अंदर। दूसरा बताया है इन्होंने, जो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है। इसमें आपका क्या है, एक बिल्डिंग, प्रयोगशाला, खेलकूद आदि को अपना अपना महत्व होता है। इसी प्रकार क्या है, लाइब्रेरी का भी क्या है, अपना एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान के भंडार के साथ साथ आपको क्या है, पढ़ने के लिए एक शांतिपूर्ण माहौल भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, प्रोग्रेसिव मेथड का प्रयोग। आप यहाँ पर अलग अलग प्रोग्रेसिव मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप लाइब्रेरी में जाएंगे, 10 किताब मिल जाएंगी आपको एक उसकी। ठीक है, तो उन किताबों में ढूंढोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज हो जाएगा। यहाँ पर मान लो कोई एक्सपेरिमेंट मेथड यहाँ पे हो गया कि एक्सपेरिमेंट मेथड क्या है, अब ये लैब तो है नहीं, लेकिन हाँ फॉर्मूला जरूर यहाँ से आप लिख सकते हो एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, उसके बाद आपकी सेल्फ स्टडी की आदत भी यहाँ पे लगती है। ठीक है, आपकी और भी कोई मेथड रह गया जो जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो पुस्तकालय की हेल्प से आप उस मेथड को यूज कर सकते हो। आगे है सेल्फ स्टडी करने की एबिलिटी को डेवलप करना। हाँ जी, अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो सेल्फ स्टडी करने की हैबिट आपकी बढ़ती है। ठीक है, स्नेह स्नेह प्रभाव होता है, यानी कि अच्छी टीचिंग का धीरे धीरे प्रभाव होता है। विद्यार्थी में सेल्फ स्टडी करने को डेवलप किया जाता है। ये कठिन कार्य है लेकिन धीरे धीरे बच्चों को इसकी हैबिट हो जाती है। जब वे लाइब्रेरी में बैठना शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के उनको इस बात की हैबिट हो जाती है, तो इससे उनका जो सेल्फ स्टडी करने का जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है। फिफ्थ पॉइंट है आपकी कुशागर बुद्धि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति। मान लो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए हर वक्त पढ़ने के लिए, तो उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो नीड है वो पूरी हो सकती है। क्योंकि चलो उसने अपनी बुक्स पढ़ डाल ली, अब क्या पढ़े, वो तो लाइब्रेरी में जाएगा, वहां जाके पढ़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थियों की जो इंटेलेक्चुअल जो नीड्स है उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया लाइब्रेरी का? यस मैम। हाँ जी, आगे देखिए, लाइब्रेरी के टाइप। टाइप कितने प्रकार की लाइब्रेरी बताइए? एक तो बताइए आपकी पब्लिक लाइब्रेरी, एक बताइए आपकी क्लास लाइब्रेरी, थर्ड बताइए आपकी सब्जेक्ट लाइब्रेरी, फोर्थ बताइए आपकी ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी। ठीक है, 4 प्रकार की आपको, और 5वीं आपकी प्रोजेक्टेड पिक्चर्स नहीं, ये तो इसी का पार्ट है। 4 टाइप की लाइब्रेरी बताइए। सबसे पहले बात आती है पब्लिक लाइब्रेरी की, जहां पर क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था होती है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए पुस्तकें रखी होती हैं। जो लोग स्पेशल और सामान्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वे इसका लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार की लाइब्रेरी सामान्य जनता के लिए सरकार द्वारा खोली जाती है। जैसे आप देखते हो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी क्या होती है, प्रत्येक कक्ष में होती है। क्लास का इंचार्ज या टीचर इस प्रकार की लाइब्रेरी का मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि क्लास टीचर की भली भांति विद्यार्थियों को डिफरेंट डिफरेंट पुस्तकों के अध्ययन के लिए सुझाव दे सकता है और उन्हें मोटिवेट कर सकता है, और टाइम टाइम पर यह विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर उन्हें अभिप्रेरणा प्रदान कर सकता है। क्लास लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी का मतलब क्या है, ये नहीं है कि हर क्लास के साथ आपकी लाइब्रेरी मिलेगी, नहीं। क्लास लाइब्रेरी का यहाँ पर मतलब है इस प्रकार के पुस्तकालय प्रत्येक नहीं,
तो इसी में लिख रखा भाई क्लास लाइब्रेरी, तो सॉरी। इस प्रकार की जो लाइब्रेरी है प्रत्येक कक्षा कक्ष में होते हैं। या तो ऐसा कर रखा होगा कि जो आपकी मान लो बड़ी क्लास है तो क्लास में क्या है, पीछे एक रैक लगा दी और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी बुक्स रख दी, और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्लास का इंचार्ज है उसकी होएगी। ठीक है, क्लास इंचार्ज फिर क्या है, बच्चों को क्या है अलग अलग चीजें पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, और टाइम टू टाइम विद्यार्थी को गाइडलाइंस भी देता है और मोटिवेशन भी प्रदान करता है। उसके बाद है सब्जेक्ट लाइब्रेरी। सब्जेक्ट लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी होती है जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए होती है। जैसे कुछ होती है ओनली टेक्नोलॉजी के लिए, जहां पर सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही पुस्तकें मिलेंगी। कुछ है होम साइंस के लिए, कुछ होती है एग्रीकल्चर लाइब्रेरी जिसमें क्या है कृषि से संबंधित सारी बुक्स या जितनी भी टेक्निक है उनके बारे में वहां पे होगा। फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपकी इकोनॉमिक्स संबंधित पुस्तकें रखी होती है। ऐसे पुस्तकालयों का महत्व बहुउद्देशीय स्कूलों द्वारा अधिक होता है। ये देखो सब्जेक्ट लाइब्रेरी आपको यूनिवर्सिटीज में मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटीज में कैसे, जैसे आप जाओगे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कि फिजिक्स वाला डिपार्टमेंट अलग है, एग्रीकल्चर वाला अलग है, ज्योग्राफी वाला अलग है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अलग है, होम साइंस डिपार्टमेंट अलग है। तो हर एक डिपार्टमेंट में वहाँ की लाइब्रेरी मिलेगी। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए ही होगी कि उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी बुक्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे। जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हो बीएड और एमएड में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड आपकी पुस्तकें मिलती हैं। उसके बाद आती हैं ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी। ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री जैसे मैप, चार्ट, ग्लोब और टाइम चार्ट, रेडियो, टेलीविजन, मॉडल और मैगजीन, ये चीजें रखी होती हैं। ठीक है, इसमें ग्राफिक एड्स होते हैं, म्यूजियम प्रोडक्ट होते हैं, इलस्ट्रेटेड मटेरियल होता है, रिकॉर्डिंग होती है और प्रोजेक्टेड पिक्चर एंड फिल्म्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले देखो ग्राफिक एड्स में यहाँ पर क्या होता है, मानचित्र आपको मिल जाएंगे, वहां पर क्या है ग्राफ मिल जाएंगे, आपको रेखा चित्र मिल जाएंगे, कार्टून मिल जाएंगे, खाके, खाके का मतलब होता है कुछ ढांचे वगैरह। ठीक है, ये मिल जाएंगे। म्यूजियम प्रोडक्ट में आपको पदार्थ, नमूने, अलग अलग देशों के लोगों की पोशाकें आपको मिल जाएंगी, पुराने सिक्के देखने को मिल जाएंगे, विभिन्न प्रकार की फसलें। म्यूजियम में आपको पता है पुरानी सभ्यता को संजो कर जो रखते हुए हमारे म्यूजियम कहलाते हैं। तो पुरानी संस्कृति से, कल्चर से रिलेटेड सारी चीजें आपको म्यूजियम में मिल जाएंगी। और इलस्ट्रेटेड मटेरियल में आपको चित्र, फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड, समाचार पत्रों और पत्रिका, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। रिकॉर्डिंग में आपको रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेप्स, ग्रामोफोन। ठीक है, उसके बाद है प्रोजेक्टेड पिक्चर एंड फिल्म। यहाँ पर क्या है आपकी चित्र पर पारदर्शी साधन, अपारदर्शी फिल्म स्ट्रिप, अनुलेखन, पिंड चित्र, चलचित्र, टेलीविजन, समाचार संबंधी फिल्म। देखो भाई जो मैंने यहाँ पर देखी है, एक तो म्यूजियम लाइब्रेरी देखी है, ठीक है, नॉर्मल लाइब्रेरी देखी है, और एक ये ऑडियो वीडियो। जैसे हम गए थे पिछले साल अमृतसर घूमने, तो वहां पे जो था म्यूजियम, उसमें जो लाइब्रेरी थी उसमें ऑडियो और वीडियो, ठीक है, ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी थी। क्योंकि जिस भी चीज के बारे में आपको वहां पर जानना होता था तो आपको क्या है वो हेडफोन यहाँ पे लगाना होता था, तो उस चीज के बारे में आपको सारी नॉलेज मिल जाती और स्क्रीन लगा रखी थी वहां पे। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी भी होती है। ठीक है, जिसमें आपको मान लो किसी भी चीज की नॉलेज चाहिए, तो ये मेनली जो ये है आपकी ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी, इसमें वहां पर सारा का सारा हमारे जो पास्ट से, हमारी जो 1857 से लेकर और जो हमारे वहां तक स्वतंत्रता तक, वहां की सारी चीजों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया था। ठीक है, समझ में आ गए टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। यस मैम। ठीक है, अभी देखिए लाइब्रेरी व्यवस्था के 5 प्रिंसिपल बताइए, 5 सिद्धांत बताइए। क्या क्या सिद्धांत है भाई, क्या क्या प्रिंसिपल है। पुस्तकें उपयोग के लिए है, यानी कि लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स रखी हैं वो हमारे यूज के लिए है। ऐसा नहीं है उनको सजा के रखा है, हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं। पहला सिद्धांत ये है जितनी भी बुक्स है जिसको जरूरत है लो, पढ़ो और वापस वहीं पे रख दो। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पुस्तकें पुस्तकालय में मात्र इस उद्देश्य से एकत्रित की जाती है कि प्रत्येक पढ़ने वाले को उसको वो इजीली अवेलेबल हो सके। और जिन स्कूलों में ये पुस्तकें खुली नहीं रखी जाती हों या जहां पुस्तकों के वितरण की सुगम प्रणाली ना हो, वह इस सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था में सुधार अपेक्षित है। यानी कि
पहला सिद्धांत क्या है कि पुस्तकें उपयोग के लिए है, कि जिसको पढ़ना है भाई वो इजीली उनके लिए अवेलेबल हो। और जिन विद्यालयों में ऐसे पुस्तकालय नहीं है कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो उनको हम पुस्तकालय नहीं बोल सकते, उनको अपने सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। दूसरा है, प्रत्येक पढ़ने वाले को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति अपने शैक्षणिक स्तर के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और आवश्यकता के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी में जो पुस्तक वह पढ़ना चाहता है, जो बुक्स वह पढ़ना चाहता है, उसको वो मिलनी चाहिए। ये बुक्स क्या है, या तो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, या एक अच्छे विद्यालय पुस्तकालय में निम्नलिखित पुस्तकें जो शिक्षार्थी को उसकी पुस्तक मिल सकती हैं। क्या क्या मिल सकता है भाई, एक तो संदर्भ ग्रंथ यहाँ पर मिलते हैं, रेफरेंस ग्रंथ यहाँ पे मिलते हैं, जैसे आपको मिल जाएंगे डिक्शनरी मिल जाएगी, मुहावरा कोश, विश्व कोश, मानचित्रावलियां, ये सारी चीजें। अलग अलग क्लासेस के लिए पाठ्य पुस्तकें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। बच्चों के लिए उपयोगी साहित्य वाली पुस्तकें मिलेंगी, किशोरों के लिए उपयोगी साहित्य वाली पुस्तकें मिलेंगी, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी पुस्तकें मिलेंगी। डिफरेंट विषयों पर जो मौलिक पुस्तकें वो मिलेंगी, आपके जितने भी न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, चार्ट है, मैप है, और अलग अलग महान पुरुषों की जो भी जीवनियां हैं वो भी आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो प्रत्येक पाठक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पुस्तक मिलनी चाहिए। आगे है, प्रत्येक पुस्तक का कोई पाठक हो। अब भाई देखो, लाइब्रेरी तो बना दी, लेकिन पढ़ने वाले भी होने चाहिए, तभी आपकी लाइब्रेरी सक्सेसफुल है। ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, आपने इतनी ढेरों किताबें खरीद के यहाँ पे लगा दी। तो प्रत्येक पुस्तक का कोई पाठक हो, पाठक के समय की बचत की जाए। ठीक है, पाठक के समय की, इसमें क्या है कि जो पढ़ने वाला है उसको इजीली अवेलेबल हो जाए बुक्स, ताकि उसका समय बच सके। ठीक है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी क्या है, एक वर्धनशील यानी कि बढ़ने वाली संस्था है। जितने भी पाठक है उसकी परिवर्तित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं और निरंतर नवीन और उपयोगी पुस्तकों का क्रय करना होगा। यानी कि अगर हमें इसको एक ज्ञानशील और वर्धनशील संस्था बनाए रखना है, तो हर साल हमें नई पुस्तकों को इसमें ऐड करना होगा। और साथ ही विद्यालयों में प्रति वर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इस दृष्टि से भी पुस्तकालय भवन, उपकर एवं अन्य सुविधाओं का विस्तार करना होगा। ठीक है, आप देखते हो कि हर एक स्कूल है या कॉलेज है, उसको हर साल मिनिमम 200 बुक खरीदना अनिवार्य है, नहीं तो क्या है, बोर्ड की तरफ से या फिर यूनिवर्सिटीज की तरफ से उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक यूनिवर्सिटी को हर साल, चाहे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, स्कूल, उनको मिनिमम 200, मैक्सिमम वो कितनी भी बुक्स खरीद सकते हैं, लेकिन मिनिमम 200 बुक्स उनको खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। आगे देखिए, लाइब्रेरी रूम की विशेषता बताइए। कैसा लाइब्रेरी रूम होना चाहिए भाई? एक तो क्या है, बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए। दूसरा, हवा और जो लाइट है वो सही प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधेरे में आपने खोल दिया लाइब्रेरी। तेज हवा और बारिश से रक्षा की जानी चाहिए। रूम का आकार इतना बड़ा हो जहां पर पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि को, यानी कि रूम इतना बड़ा होना चाहिए जहां पर बुक्स को भी आसानी से रखा जा सके, मैगजीन को भी, और विद्यार्थी भी आसानी से बैठकर स्टडी कर सके। क्लास के आसपास का पर्यावरण स्वच्छ हो, जहां अपेक्षाकृत शांति विद्यमान रहती है। ठीक है, क्लास के चुनाव के साथ ही लाइब्रेरी कक्ष के पर्यावरण को अत्यंत आकर्षक एवं मोटिवेटेड बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे पुस्तकालय के रूम में ऊपर स्वच्छ व सुविधाजनक होने चाहिए। कक्षा में महान लेखकों, विचारकों, कवियों और वैज्ञानिकों के वहां पर फोटोज लगे होने चाहिए। ठीक है, अलमारियों और पुस्तकों को भी इस ढंग से जमाना चाहिए कि पुस्तकालय की शोभा में वृद्धि हो, यानी कि इधर उधर बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आपकी लाइब्रेरी की कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गई? यस मैम। आगे देखिए, पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका स्पष्ट कीजिए और उसकी विशेषताएं बताइए। पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन जिसको बोलते हो आप, लाइब्रेरियन का क्या रोल है? अब लाइब्रेरियन का रोल हमारी लाइब्रेरी को उपयोगी बनाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, कि कितनी भी अच्छी कक्षा क्यों न हो, कितने ही अच्छे डेकोरेट क्यों न हो, और कितनी ही अच्छे तरीके से पुस्तकें क्यों न हो, लेकिन एक लाइब्रेरी तब तक उदासीन है जब तक एक लाइब्रेरियन उसके अंदर नहीं होता। ठीक है, तो सामान्य जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वे पुस्तकालय को शिक्षार्थियों के द्वारा, यानी कि मान लो आपको कोई बुक
इशू भी कराने तो लाइब्रेरियन से ही कराओगे। तो वास्तव में लाइब्रेरियन पढ़ने वाले और पुस्तकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। कैसे कड़ी का काम करता है? वह पुस्तकालय विज्ञान की टेक्नोलॉजी से भली भांति समझता है और उसका व्यवहारिक ज्ञान रखता है। यानी कि हमारी लाइब्रेरी में जो जो मटेरियल अवेलेबल है, चाहे ऑडियो वीडियो है, तो जो लाइब्रेरियन है उसको हर एक चीज का पता है कि कौन सी चीज किस तरीके से काम करेगी। वह अध्यापकों की रुचियों को जानता हो तथा उनकी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में भरपूर सहयोग देता है। यानी कि वह पढ़ने वालों के इंटरेस्ट को जान जाता है, तो वह उससे रिलेटेड बुक्स को फटाफट बता देगा कि भाई आप उधर वाले सेक्शन में जाइए और वहां से निकाल लीजिए। वह खुश रहता है और मृदुभाषी हो, यानी कि क्या है, वह प्रसन्नचित माइंड का हो। ऐसा ना हो कि बच्चों को देख के उसके सिर दर्द हो जाए। ऐसा हो जो खुश मिजाज हो और बिल्कुल पोलाइट बोलने वाला हो। यदि लाइब्रेरियन में उक्त विशेषताएं हो तो वह अपने व्यक्तित्व के प्रभाव में पुस्तकालय के संपूर्ण पर्यावरण को मोहक बना देगा और पाठक रुचिपूर्वक पुस्तकालय में आना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार लाइब्रेरी सेवा का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो ये था लाइब्रेरियन की भूमिका। ठीक है, कि आपको इसमें लिखना कि लाइब्रेरियन क्या क्या काम करता है, वे वाले चीजें। ठीक है, तो ये आपका लाइब्रेरी का टॉपिक आज हो गया है खत्म। अगला टॉपिक है आपका, अभी इससे एक बार शॉर्ट क्वेश्चन देखो पीछे कितने हैं इसी से रिलेटेड। सात क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी क्या होती है, सेकंड है लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है, थर्ड क्वेश्चन है लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों के चयन में अनुपालन करने वाली सावधानियों की चर्चा कीजिए। आगे है अनिर्देशित पठन का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन नया है, अनिर्देशित पठन। अनगाइडेड रीडिंग का अर्थ है ऐसी पाठ्य सामग्री का पठन जो छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, परंतु वह न तो उनके कैरिकुलम से संबंधित है और न ही टीचर उस सामग्री को पढ़ाने का गाइडलाइंस देता है। तो ऐसे अनिर्देशित पठन सामग्री विद्यार्थियों को उनके पुस्तकालय उपलब्ध कर रहे हैं और अनिर्देशित पठन सामग्री विद्यार्थी की रुचि के अनुसार पठनीय होती है और इसका ज्ञान संवर्धन में बहुत सहायक होती है। अनिर्देशित पठन यानी कि आपको बिना गाइडलाइंस के कोई कुछ भी पढ़ना है, तो ये एक ऐसी मटेरियल होता है, एक ऐसा रीडिंग मटेरियल है जो छात्रों के लिए तो उपयोगी है, लेकिन टीचर इसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस नहीं देता। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़ने में अच्छी लगती है लेकिन आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। तो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी आपका उनमें इंटरेस्ट है, तो वो आपको सारे पुस्तकालय उपलब्ध कर रहे हैं। तो अनगाइडेड पठन सामग्री विद्यार्थियों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वह पढ़ते हैं। कोई बच्चा कॉमिक्स पढ़ता है, कोई बच्चा कुछ पढ़ता है, ठीक है, कोई कहानियों वाली पुस्तकें पढ़ता है, ठीक है, तो वो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, कोई पोएम्स वाली पढ़ता है, ठीक है, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बुक्स को चुनते हैं और खुद अपने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका अनगाइडेड रीडिंग कहलाती है। यानी कि टीचर ने कोई गाइडलाइंस नहीं दी आपको पढ़ने के लिए, आप अपने खुद के इंटरेस्ट से उसको पढ़ रहे हो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है स्कूल लाइब्रेरीज में कौन कौन से डिपार्टमेंट को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। किस किस को मिलना चाहिए भाई? सभी विभागों को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए, जैसे हिंदी भाषा व साहित्य को, खेल को, मनोरंजन को, बाल उपयोगी पुस्तकों को, ठीक है, इनको विशेष स्थान मिलना चाहिए। आगे स्कूल पुस्तकालय के क्या उद्देश्य है, ये अभी पढ़ा था आपने। सेल्फ स्टडी की हैबिट डालता है, ज्ञान में वृद्धि करता है, विशेष अभिरुचि को डेवलप करता है, कार्य और पुस्तकालय प्रयोग से संबंध स्थापित करता है। उसके बाद लाइब्रेरियन के क्या कार्य होते हैं, पुस्तकालय की व्यवस्था करना, पुस्तकों को क्या है विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज अलमारी में लगाना, पुस्तकें जारी करना, कटी फटी पुस्तकों का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, ये हमारे लाइब्रेरियन के कार्य होते हैं। ठीक है, तो पहले जो लाइब्रेरी वाला टॉपिक है उससे आपके 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। अब वापस आ जाओ पेज नंबर 65 के ऊपर। पेज नंबर 65 ये आपका यूज। अब मुझे बताओ लाइब्रेरी वाला टॉपिक कंप्लीट है, आ गया समझ में? यस मैम। अब आ जाइए यूज ऑफ ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, श्रव्य दृश्य संसाधनों का प्रयोग। श्रव्य और दृश्य, ऑडियो और विजुअल, नाम से ही पता लग रहा है, ऑडियो जिसको सुन सकते हैं, विजुअल जिसको देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वह मटेरियल जो हम क्लास में टीचिंग सिचुएशन में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायक है,
एक बार बेटा इसको पढ़ दे आरती। ओके मैम। दृश्य श्रव्य सामग्री व सामग्री जो कक्षा में जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता करती है। दृश्य श्रव्य साधन हमें प्रतिरूप प्रदान करते हैं क्योंकि देखने व सुनने की दोनों इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें दृश्य श्रव्य साधन कहा जाता है। एडगर डेल के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री व युक्तियां हैं जिनके द्वारा तथा समूह के अध्यापन तथा प्रशिक्षण की विभिन्न परिस्थितियों में विचारों के आदान प्रदान में सहायता मिलती है। इन्हें बहुऐन्द्रिक सामग्रियों के नाम से भी जाना जाता है। अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को सरल व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करता है। प्रत्येक अध्यापक का प्रयास रहता है कि उसका अध्यापन अधिक प्रभावशाली हो। उसके शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रभावशाली संचार क्रिया तथा अधिगम के उपयुक्त परिणाम। इसके आगे भी पढ़ दें? नहीं, अभी इसको पहले बताती हूँ। देखो नाम से ही पता लग रहा है आपको, सर्वय दर्शय सामग्री क्या होती है, जिसको आप देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो सर्वदर्शी सामग्री वो सामग्री वो होती है, वो मटेरियल जो क्लासरूम में आप देख कर सुनकर अपनी जो लर्निंग है, लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हो। जैसे आप देखते हो इसमें आप इसकी तरह न लिख के इसके नाम से जो आपको क्लियर, भाई फिर से भाग गई लाइट। चलिए किस पे चल रहे थे हम, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये वो युक्तियां होती है जिनके प्रयोग के द्वारा चाहे कोई इंडिविजुअल है या ग्रुप है, उसकी स्टडी में और ट्रेनिंग में क्या है, अलग अलग विचारों के आदान प्रदान में सहायता करती है। ठीक है, ऑडियो से भी बात कर रहे हैं, वीडियो से भी बात कर सकते हैं हम, या फिर आप जैसे क्लासरूम में प्रोजेक्टर से पढ़ते हो, उसमें आप क्या है सुन भी रहे हो और आप देख भी रहे हो। तो ऑडियो वीडियो वह संसाधन है जिनके द्वारा आप इजीली किसी कंसेप्ट को समझ पाते हो। ठीक है, कई चीजें ऐसी होती है जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे को नहीं समझ में आती, लेकिन अगर उसी चीज को अगर हम प्रोजेक्टर पे एज ए स्टोरी के तौर पे बच्चे को दिखा देते हैं तो बच्चा उस चीज को जल्दी समझ जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑडियो विजुअल जो रिसोर्सेज है वे मेनली जो आपके प्राइमरी लेवल पे है वहां पर ज्यादा सक्सेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों को पोएम वगैरह, राइमिंग वगैरह सिखाई जाती है। आगे है आपकी ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं भाई। नंबर फर्स्ट, उपयोगी दर्शक श्रव्य सामग्री। कक्षा में जिस दर्शक सामग्री का उपयोग किया जाता है, एक तो क्या है उपयोगी ऑडियो विजुअल मटेरियल, दूसरा उसका साइज कैसा है, एक जो एक लिमिटेड टर्मिनोलॉजी का होना इसके लिए, और क्या क्या बताया है, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए क्या क्या विशेषता है भाई। सबसे पहले तो क्या है, जो भी मटेरियल बच्चे को दिखाया जा रहा है वो ऐसा दिखाया जाए जो बच्चे को क्या है उसमें यूजफुल रहे। ठीक है, कि क्लास में जिस भी ऑडियो या वीडियो को बच्चों को दिखाया जाता है वो बच्चों के लिए उपयोगी होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या है बच्चे का समय भी बर्बाद होगा और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। दूसरा, इसका जो आकार है, साइज, यानी कि क्लासरूम में जो रिप्रेजेंटेशन करने वाली जो आपकी ऑडियो विजुअल सामग्री है वे ना तो बिल्कुल छोटी हो और ना ही बहुत ज्यादा बड़ी हो। ठीक है, वो उसका जो साइज है वो बिल्कुल थोड़ा है, यानी कि 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में खत्म कर दिया, 1 घंटे तक खत्म ही नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद है लिमिटेड टर्मिनोलॉजी का होना, कि क्लासरूम में प्रयोग किए जाने वाली जो आपकी मटेरियल है उस पर शब्द उतने ही लिखने चाहिए जिसे बालक पढ़ सके और नोट कर सके। ठीक है, लिमिटेड टर्मिनोलॉजी, यानी कि जब हम बच्चे को दिखा रहे हैं तो जो जो शब्द हमें नोट करवाने हैं, टर्मिनोलॉजी जो पढ़ानी है, तो उसमें इतने ज्यादा वर्ड ना हो कि बच्चे को समझ ही ना आए। उसके बाद है जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, तो सबसे बड़ी विशेषता जो दर्शक श्रव्य सामग्री में होनी चाहिए वह सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करे, यानी कि क्रियोसिटी। बच्चे को ये रहे पता नहीं आज हमें प्रोजेक्टर पे क्या दिखाएंगे, क्या सिखाएंगे। ठीक है, ये वाले बच्चे के अंदर फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर एवरीवन। आ गया समझ में?
ये तो मुझे इजी सा लग रहा है। आगे है क्वेश्चन सर्वे ऑडियो, ऑडियो वीडियो एवं मल्टी आपके बहु संसाधन मल्टी फैक्टर मटेरियल के चुनाव के सिद्धांत बताइए। ठीक है, मल्टीमीडिया सामग्रियों के चुनाव के सिद्धांत बताइए। यानी कि जब आप ऑडियो, ऑडियो विजुअल या मल्टीमीडिया से रिलेटेड कोई भी फैक्टर या कोई भी मटेरियल खरीदते हो तो उस टाइम पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात की गई है क्लासरूम में अथवा अन्य शैक्षणिक परिस्थितियों में शिक्षण औजारों एवं उपकरणों का सही प्रयोग करने के लिए अध्यापकों को अध्यापक प्रशिक्षण के आधारभूत भेद करना आना चाहिए। यानी कि क्लासरूम के लिए या हमारी जितनी भी टीचिंग लर्निंग जो सिचुएशंस है उसमें जितने भी औजार या जितने भी उपकरण प्रयोग किए जाने हैं तो टीचर्स को उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लो प्रोजेक्टर लगा दिया, टीचर को चलाना आता नहीं है तो खराब कर देगा उसको। ठीक है, तो उनकी पूरी नॉलेज भी उनको होनी चाहिए, इनमें क्या डिफरेंस है ये भी उसको पता होना चाहिए। अब निम्नलिखित आधार है जैसे ऑडियो ए, ऑडियो विजुअल ए बी, मल्टीमीडिया डबल एम में चयन किया जा सकता है। देखिए ऑडियो सामग्री सीखने वाले की केवल सुनने की इंद्रिक श्रृंखला का चयन करती है। जब आप ऑडियो सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो अन्य इंद्रिक श्रृंखला उपयोग में नहीं लाई जाती। यानी कि इसने बोल दिया जब आप ऑडियो मटेरियल बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे तो बच्चे को जस्ट क्या है उसकी जितनी सेंस है उनमें से सिर्फ सुनने वाली सेंस का ही प्रयोग किया जाना है। ठीक है, दूसरा जब आप ऑडियो विजुअल दिखा रहे हो तो बच्चे की दो सेंस का यहाँ पर यूज हो रहा है, सुनने वाला और देखने वाला। ठीक है, उसके बाद है मल्टीमीडिया सामग्री के प्रयोग के विषय में टीचर एवं सीखने वाले की ओर से दो या से अधिक सेंस श्रृंखला का प्रयोग क्रमशः जानकारी देने और जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक अन्य कल्पना यह है कि मल्टीमीडिया मटेरियल केवल श्रव्य और श्रव्यदर्शी की सीमाओं को दूर करने का उपकरण है, बल्कि यह टीचिंग पॉइंट अथवा शीर्षक से संबंधित विचार अथवा धारणा की समक्ष के लिए स्पष्टीकरण भी देता है। मल्टीमीडिया श्रृंखलाओं के उत्तेजित होने से उच्चतर तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पर होने वाले संपूर्ण प्रभाव बहुत अधिक होते हैं, जो सीखने वाले में अधिक जागरूकता और सचेतता से विस्तार को जन्म देते हैं। यानी कि जब हम मल्टीमीडिया या हम एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करते हुए सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में इसका हमारे ऊपर इफेक्ट दिखाई देता है और बच्चा अधिक ज्यादा जागरूक और सचेत कंसंट्रेशन के साथ उसकी कंसंट्रेशन जन्म लेते हैं। तो देखो क्लास में बैठा हो बच्चा बोर हो जाता है, ठीक, उबासी आने लग जाती है। अगर आप बच्चे के सामने प्रोजेक्टर पे पोएम चला दो तो बच्चा क्या है पूरी कंसंट्रेशन के साथ और अवेयरनेस के साथ क्या है उस पोएम को सुनेगा। ठीक है, तो यही आपके कुछ सिद्धांत बताए गए। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अगला है आपका ऑडियो विजुअल सामग्री के प्रकार, विशेषताएं और सीमाएं बताइए। ठीक है, कि ऑडियो विजुअल इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या सीमाएं हैं और कितने प्रकार की ये होती हैं। देखो इसमें बताई गई है 3 प्रकार के साधन बताए हैं इन्होंने। एक तो खाली ऑडियो, दूसरे ऑडियो और वीडियो दोनों, तीसरे हैं आपके मल्टीमीडिया। ऑडियो में तो क्या है सिर्फ वेव पॉइंट जिसको आप सुन सकते हो। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं आपके एफएम रेडियो हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, लिंगवा फोन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, सेल फोन हो सकता है, क्लासरूम में टीचर से बातचीत हो सकती है या फिर अपने सहपाठियों के साथ क्लासरूम में बातचीत कर सकते हो। तो ये होते हैं आपके ऑडियो सुनने वाले उपकरण जो आप यूज करते हो। इसकी विशेषताएं क्या होती है, ध्वनि की तीव्रता और जो आवाज है उसकी क्वालिटी, उसकी कितना तीखापन है, आवाज का ऊंचापन, ये सारी इसकी विशेषताएं। सीमा क्या है, यानी कि इसकी हानियां क्या हैं, टीचिंग के दौरान सुनने में विघन। ठीक है, अध्यापक यांत्रिक सहायक उपकरण की बहुत अधिक ऊंची आवाज, विद्युत त्रुटि मौखिक संदेश को विचलित कर देती है, अनैच्छिक शोर मौखिक संदेश के लिए विघ्न बन जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रव्य सामग्री उपकरणों का उपलब्ध न होना, सेल फोन के नेटवर्क का काम न करना। अब देखो भाई सबसे पहले इसने बताई ऑडियो मटेरियल। ऑडियो मटेरियल में आपकी क्लास में एफएम रेडियो हो सकता है, टैप रिकॉर्डर हो सकता है, लिंगवा फोन हो सकता है, सेल फोन हो सकते हैं। ठीक है,
कक्षा कक्ष में अध्यापक की बातचीत, सहपाठियों के कक्षा कक्ष में वार्तालाप। और ये जो ऑडियो है, ऑडियो लैंग्वेज लैब तो आपके कॉलेज में भी है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं, ठीक है, आपके सुनने वाले। अभी मैं एक बार दिखा भी देती हूँ तुम्हें।